पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के 3 रोजा समर कैंप समिट एंड रिट्रेट 2024 के दूसरे दिन सेकंड टाइम आखिरी सेशन हुआ, जिसका टॉपिक न्यू अपील सिस्टम अंडर दी टैक्स लॉज एंड अमेंडमेंट्स थ्रू फाइनेंस एक्ट 2024 पर मुनक्कद हुआ, जिसका चीफ गेस्ट जस्टिस मुशीर आलम, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन अपील ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू मियां तौकीर असलम थे। न्यू अपील सिस्टम पर मियां मोहम्मद जाहिद जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और फाइनेंस एक्ट 2024 पर कराची टैक्स बार के नायब सदर मोहम्मद महमूद बिकिया ने ब्रीफिंग दी। I would like to thank Pattern Pakistan Tax Bar Association, Rana Munir Hussain Saab, President Pakistan Tax Bar Association Anwar Kashif Mumtaz, General Secretary Pakistan Tax Bar Association Mr. Rehan Siddiqui, President Lahore Tax Bar Association Mr. Shehbaz Siddiq, for giving me this opportunity to talk about the new appeal system after the enactment of Finance Act 2024. And I would like to extend my special thanks to our today's chief guest, Mr. Justice Mushir Alam, Honorable Judge Supreme Court of Pakistan, and Session Chairman Mian Taqir Aslam, Chairman Appellate Tribunal Indian Revenue. सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात निकाले और इस समिट की रौनक बढ़ाई। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट से पहले जब ये अमेंडमेंट बिल पेश किया गया ऑन 26/2024 अप्रैल 26 को, ये नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ 29 अप्रैल 24 को, एंड देन इट वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 3 मई 24 एंड पब्लिश्ड एज टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 ऑन 9 मई 2024। अब इसमें जो मेन चीज है, जो रोल ऑल्टर किया गया या रीअलाइन किया गया, वो रोल था कमिश्नर अपील का। कमिश्नर अपील के फॉरम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अप टू सर्टेन लिमिट के, इससे अगर डिमांड नीचे होगी तो आप सुन सकते हैं, इससे ऊपर होगी तो वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। अब ये चेंजेस क्यों की गई? इन चेंजेस की सिर्फ एक वजह थी कि गवर्नमेंट को किसी ने ये बता दिया कि आपके जो टैक्स के केसेस हैं वो पेंडिंग हैं कोर्ट्स के अंदर, जिनकी डिमांड अराउंड 2.7 ट्रिलियन रुपीस है। इस बात पे जब उन्होंने फिर एक एफर्ट की कि कमिश्नर अपील का फॉरम ही अबॉलिश कर देते हैं, उस पे पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार और पाकिस्तान की जितनी भी बार्स हैं, उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन दी कि कमिश्नर अपील का फॉरम ख़त्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको अपने फील्ड ऑफिसर जो हैं उनकी इस तरह से थोड़ा सा उनको इस तरह से उनको बेहतर करें कि वो अपने ऑर्डर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जब आपके ऑर्डर्स की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली जो एक फ्रिवलेस लिटिगेशन चल जाती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। खैर, उन्होंने कमिश्नर अपील का फॉरम तो अबॉलिश नहीं किया, लेकिन उस पर पेक्यूनरी लिमिटेशन का एक जो था वो सिस्टम शुरू कर दिया। अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम तीनों लॉज को जिसमें चेंजेस आई हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट, इनको साइड बाय साइड ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सिवाय पेक्यूनरी लिमिट के और एक दो माइनर चेंजेस के तकरीबन चीजें सेम ही हैं। अब आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जो कमिश्नर अपील के पास इख्तियार है वो है कि इनकम टैक्स के केस में अगर आपकी डिमांड 20 मिलियन, सेल टैक्स के केस में 10 मिलियन और फेडरल एक्साइज के केस में 5 मिलियन तक है तो आप कमिश्नर अपील के पास अपील दायर करेंगे। अदरवाइज आपके पास जो फॉरम है वो डायरेक्टली अपील ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का है। इसी तरह ही फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 126A उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की गई कि अब जो वैल्यू ऑफ असेसमेंट है उसका मतलब क्या है। लेट से किसी बंदे ने अगर ऑलरेडी अपनी रिटर्न के अंदर 10 मिलियन की उसकी एडमिटेड लायबिलिटी है और ऑफिसर उसके अंदर अगर 10 मिलियन और ऐड करता है तो वो नेट इम्पैक्ट जो होगा वो 10 मिलियन की इंक्रीमेंट है, आपका वो CIR अपील के पास ही फॉरम रहेगा। इसी तरह सेक्शन 126A इन सबसेक्शन 4, उसमें पहले रिक्वायरमेंट थी कि आप कमिश्नर अपील्स के पास जितनी भी पेंडेंसी है वो ट्रांसफर करेंगे अपने केसेस टिल 16th डे ऑफ जून 2024, लेकिन आफ्टर फाइनेंस एक्ट
वो डेट बढ़ा दी गई और उसको 31 डे ऑफ दिसंबर 2024 कर दिया गया। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अब वो ऑर्डर जो आपको एनेक्टमेंट से पहले रिसीव हो गए हैं उन पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि लेट्स से ATIR के केस में 60 डेज था और रेफरेंस दायर करने के लिए 90 डेज है, उन पे वही एप्लीकेबल होगा। देन इसी तरह सेल टैक्स एक्ट में भी ये सेविंग क्लॉज 47A भी ऐड की गई। इसमें भी सेम ही चीज है कि जो ऑर्डर पहले रिसीव हो चुके हैं उनके ऊपर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन पुराना ही चलेगा। इसी तरह FED के अंदर भी सेम चेंज की गई। देन अपील रूट चेंज, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील विल नो लॉन्गर प्रोसीड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, इंस्टेड द डायरेक्ट रेफरेंस टू हाई कोर्ट मस्ट बी फाइल्ड। जितने भी ऑर्डर अब कमिश्नर अपील से होंगे उनके पास सेकंड आपका अपीलेट फॉर्म जो इनेक्टमेंट से पहले था ATIR का वो अब नहीं है, बल्कि आप रेफरेंस में जाएंगे। एक चीज जो चेंज की गई सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 में कि पहले जो ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन के ऑर्डर थे उनके अगेंस्ट आप ATIR में जाते थे, लेकिन वो राइट आपसे ले लिया गया वापस। अब आप CIR जब आपको ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड करेगा तो आपके पास चीफ कमिश्नर के पास जाने का राइट है, ATIR के पास राइट आपका खत्म हो चुका है, या आप फिर हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि ATIR की जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। एक तो जो आपकी अपील फाइलिंग का जो टाइम है वो 30 डेज है, पहले 60 डेज था। अब आपने अगर CIR से या डायरेक्टली ATIR में अपील फाइल करनी है तो यू हैव अ टाइम ऑफ 30 डेज आफ्टर सर्विस ऑफ द ऑर्डर। अपील फीस की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड अपील फी in case of companies 20,000 rupees and in case of individual or AOP it is 5,000 rupees। Timely adjudication, ये सारी अमेंडमेंट करने का मकसद भी यही था कि जो पेंडेंसी है कोर्ट्स में साल केस चलते हैं इनको रिड्यूस करके एक लिमिटेड टाइम में इसकी आउटपुट ली जाए। तो इसमें अब जितनी भी ट्रिब्यूनल को ये इंस्ट्रक्शन है कि जितनी भी फ्रेश अपील्स फाइल होंगी उनके लिए 90 डेज का टाइम है कि उन्होंने इसकी डिस्पोजल देनी है, और जितनी आपके पास ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी अपील्स पेंडिंग हैं उसके लिए 180 डेज का टाइम डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह जो कमिश्नर अपील से आपकी CIR अपील से ट्रिब्यूनल को अपील ट्रांसफर होंगी उनके लिए भी 90 डेज का टाइम है। वो डेट चूंकि अब एक्सटेंड हो चुकी है तो वो उसी हिसाब से चलेगी। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं बताया गया कि अगर 90 डेज में ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करता तो फिर उसका ऑर्डर का क्या होगा। इसी तरह अगर ट्रिब्यूनल 90 डेज में अपील आपकी डिसाइड नहीं करता तो मिनिस्टर ऑफ लॉ से उनको कॉन्डोनेशन लेनी पड़ेगी और वो भी आपको अप टू 90 डेज ही मिल सकती है। देन इसकी फर्स्ट हियरिंग प्रोसीजर है। फर्स्ट हियरिंग पे ATIR का बेंच आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चलाना चाहते हैं या आपकी अपील इधर ही चलेगी। इन दोनों में से जो ऑप्शन भी आप ऑप्ट करेंगे, अगर आप ATIR में ही अपनी अपील को प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो फिर कमिश्नर और टैक्स पेयर दोनों की कंसेंट से एक आपको डेट दे दी जाएगी, उस डेट पे आप अपना केस आर्ग्यू करेंगे। इसी तरह है जी एडहेरेंस टू हियरिंग शेड्यूल। अब थोड़ा सा इसमें जो है वो स्ट्रिक्टनेस लाई गई है कि आपने जो भी आपका हियरिंग शेड्यूल होगा उसको लाजमी तौर पर फॉलो करना है, बोथ द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर। और इन केस आप उस शेड्यूल पे नहीं जाते, आपको एडजर्नमेंट चाहिए तो यू मस्ट बी हैविंग कंपेलिंग रीजन फॉर एडजर्नमेंट। और अगर आपकी रीजन कंपेलिंग नहीं है, जैसा आपको पसंद नहीं आती, तो यू मस्ट बी हैविंग पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन ₹50,000। इसमें चेयरमैन साहब से हमने ऑलरेडी भी रिक्वेस्ट की थी कि सर ये बहुत हार्श ट्रीटमेंट है। अब ये तो कंपेलिंग रीजन लॉ में तो कहीं डिफाइंड नहीं है कि कौन सी रीजन होगी, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें थोड़ा सा हमें फेवर कर दिया करें। समटाइम कुछ जेन्युइन रीजन भी होती है लेकिन आगे DB जो बैठी है उनको कंपेलिंग नहीं लगती तो वो आपको पेनल्टी का ऑर्डर पास कर देते हैं। देन है जी अमेंडिंग असेसमेंट ऑर्डर्स। अगर किसी AOP का असेसमेंट जो है उसको अमेंड किया जाता है तो ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है कि वो कमिश्नर को डायरेक्शन दे सकता है कि इसके जो मेंबर्स की रिटर्न्स हैं उसमें भी अकॉर्डिंगली चेंजेस की जाएं। स्टे ऑफ रिकवरी
ट्रिब्यूनल के पास अब जो इख्तियार है वो 90 डेज का है कि 90 डेज तक आपको स्टे प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑलरेडी ये 180 डेज था और 180 से भी आपको प्लस 180 डेज वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे सकते हैं, लेकिन इस लॉ के मुताबिक अब 90 डेज तक आपको स्टे पीरियड ग्रांट किया जाएगा। और अगर इन 90 डेज में आप अपनी अपील की हेयरिंग नहीं करवाते तो फिर कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो आपकी रिकवरी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी हेयरिंग हो गई है और उसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पेंडिंग है तो फिर आपका स्टे इंटैक्ट रहेगा अंटिल डिस्पोजल ऑफ अपील। पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब बेंच की चूंकि केसेस ट्रिब्यूनल के पास बहुत ज्यादा हैं और अभी इस एनेक्टमेंट के बाद कमिश्नर अपील के केसेस भी चले जाएंगे, डायरेक्ट केसेस भी आपके एटीआईआर के पास जाएंगे, तो केसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए उन्होंने ऐड किया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, केस मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके लिए उनके पास रूल्स बनाने का इख्तियार मौजूद है। अब इसी तरह हाई कोर्ट में जो चेंजेस आई, पहले आपके पास रेफरेंस के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड अवेलेबल था, अब रेफरेंस के लिए भी आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है आफ्टर द रिसीविंग ऑफ ऑर्डर। जो इसी तरह पहले भी डिस्कस हुआ, जो प्रेस्क्राइब्ड फी है फॉर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर पहले वो 100 रुपए में रेफरेंस था, अब वो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इंक्रीज होती जा रही, इंसाफ महंगा है, तो आपको 50,000 रुपीज रेफरेंस के लिए जमा करवाने पड़ेंगे, फिर आपका रेफरेंस सुना जाएगा। स्कोप ऑफ रेफरेंस, ये चीज पहले भी किसी हद तक हम रिट्स में उसमें रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हैं कि सम टाइम ये, लेकिन अब एक्सप्रेसली ऐड कर दिया गया कि जो रेफरेंस है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट के ऊपर फाइल किया जा सकता है। इसमें मेरी अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ केसेस में आपका जो प्योरली फैक्ट की बेस पे है केस 100%, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ आपके लिए मुश्किल है बनाना, उस टैक्स पेयर के लिए हर्डल हो जाएगी कि वो एक ही फॉर्म उसको मिला है, चाहे वो ट्रिब्यूनल का है चाहे वो कमिश्नर अपील का है, एंड आफ्टर दैट ही हैव टू प्रोसीड इट इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अगर उसका क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज नहीं होता तो फिर उसके लिए थोड़ी हर्डल होगी। टाइमली एडजुडिकेशन है, इसमें भी हाई कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अपने जितने भी केसेस हैं वो डिसाइड करेंगे आफ्टर विद इन 6 मंथ आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है कि वो स्पेशल बेंच बनाएंगे, एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। रेफरेंस पहले भी 2 जजेस ही सुनते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेसली इसमें भी इख्तियार दे दिया गया। रिकवरी ऑफ टैक्स, ये एक पॉजिटिव चीज है कि पहले जैसे ही एटीआईआर से हमारा डिसीजन होता था, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमारे बैंक अटैच हो जाते थे और टैक्स पेयर को समटाइम पता भी नहीं होता था उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो गया। अब ये है कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होने के 30 डेज के बाद तक आपकी रिकवरी नहीं होगी, मीनिंग देयर बाय कि आपके पास जो रेफरेंस का टाइम पीरियड है उसके दौरान आपकी कोई रिकवरी नहीं होगी। देन स्टे ऑर्डर की बात है, जो कमिश्नर अपील के खिलाफ फैसले के खिलाफ आप स्टे में जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसको विदाउट एनी कंडीशन आपको स्टे ग्रांट कर दे। लेकिन जो आप एटीआईआर के डिसीजन के खिलाफ जाएंगे तो हाई कोर्ट जो है वो एटलीस्ट 30% ऑफ टैक्स डिमांड डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल उसके पे होने के बाद आपको स्टे ग्रांट करेगा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलो, ये एक्सप्रेसली तो अब आया, उससे पहले भी कमिश्नर अपील्स के फैसले में आज से 2-3 साल पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ था तो वो 10% 20% आपका स्टे कर देते थे, लेकिन साथ करते थे सब्जेक्ट टू पेमेंट। वो फैसले हम एटीआईआर में भी चैलेंज करते थे, हाई कोर्ट में भी रीड्स करते थे, तो कंडीशनल स्टे कोई स्टे नहीं है, या स्टे है या स्टे नहीं है। तो आई गेस ये भी हाई कोर्ट इसको मतलब ओवररूल करेगी कि 30% की कंडीशन कैसे हो सकती है, या अगर आपका स्टे बनता है तो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं बनता तो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, जो स्टे ऑर्डर है वो आपका 6 मंथ तक वैलिड रहेगा हाई कोर्ट का, या उससे पहले आपका डिसीजन आ जाए या हाई कोर्ट आके उसको रेफरेंस को विड्रॉ कर ले। अमेंडमेंट वाइड फाइनेंस एक्ट सेक्शन 133 में आई, ये उनको एक क्लैरिफिकेशन ही है, बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन दी गई सेक्शन 133 में। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट रेफरेंस अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील communicated after the date of commencement of Tax Law Amendment Act shall lie before the High Court।
चाहे वो आपका एनेक्टमेंट की डेट पे पेंडिंग था कमिश्नर अपील के पास, अगर आपको एनेक्टमेंट के बाद ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उसके लिए आपके पास रेफरेंस की ही ऑप्शन है, आप ATIR में नहीं जाएंगे। देन है जी रोल ऑफ हाई कोर्ट। इससे पहले हाई कोर्ट का जो रोल था वो एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन थी रेफरेंस के लिए, लेकिन अब चूंकि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी आ गया और अब आपके एक फर्स्ट एपलेट फॉरम के बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एपलेट नेचर की बनती जा रही है। इसी तरह ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे है, ये भी तीनों लॉज में तकरीबन सेम ही है, जहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट 50 मिलियन या रिफंड की अमाउंट 50 मिलियन से एक्सीड करेगी, तब आपके पास ऑप्शन है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो बोर्ड को अप्लाई करेगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपको डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी है उसके लिए भी आप ADRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज पर माय इंफॉर्मेशन कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई। जिस तरह डिमांड लायबिलिटी में 50 मिलियन की लिमिट है, वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी में कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह कोई और कुछ स्पेसिफिक रिलीफ अगर आप लेना चाह रहे हैं एक्सेप्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो फिर भी आप ADRC को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए कि आपने एक इनिशियल प्रपोजल देनी है कि आप इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और कितनी टैक्स की पेमेंट करेंगे। सेकेंडली आप अंडरटेकिंग देंगे कि जो इसका ADR का फैसला होगा वो आपको एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस है कि अगर आपकी ADR डिसॉल्व हो जाती है तो फिर आपके पास जो रेलेवेंट कोर्ट ऑफ लॉ है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसके पास 90 डेज का टाइम होगा आपके रेजोल्यूशन को, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इनके लिए एक राइट ऑफ अपील जो है वो खत्म कर दिया गया। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जितनी भी हैं वो ना कमिश्नर अपील के पास जाएंगी, ना ट्रिब्यूनल में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि उनके लिए कंपल्शन कर दी गई कि वो रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को ADRC के लिए। लिटिगेशन विड्रॉल, इसी तरह अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की कोई लिटिगेशन ऑलरेडी अंडरगोन है तो वो भी उसको विड्रॉ करेंगे। अपील राइट उनको दिया गया इसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कि अगर ADRC फेल हो जाती है कोई डिसीजन में पहुंचने तक 60 डेज के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट के, तो वो या वो डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर आपके पास राइट ऑफ अपील आ जाएगा। आपका जो भी कंसर्न फोरम होगा आप उसमें अपील कर सकते हैं। देन ये अभी तक हमने जितना भी इसको समराइज फॉर्म में किया, ये आगे इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया है। इसमें वही चीजें हैं सारी, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबुलर फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दी गई है कि आपके पास कौन सा फॉर्म है और कौन सा उसकी रेमेडी है और वो कितने दिन के लिए और कितनी उसकी अपील फीस होगी। इसी तरह ये FED और सेल टैक्स के लिए भी अवेलेबल है। अब ये सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेंगे कि आपके पास अब जो फोरम था, पहले 2 फोरम थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए। एक प्राइमरी फोरम था CIR अपील का, देन आप ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, वहां पे भी आपकी फैक्ट फाइंडिंग हो सकती थी। अब वो फोरम आपके पास एक रह गया है, इधर आप CIR अपील के पास जाएंगे, इधर आप ATIR में जाएंगे और देन आपके पास रेफरेंस है वो हाई कोर्ट में जाएंगे। हर्डल्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, जिस बंदे की लायबिलिटी ही लेट से 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, वो कैसे रेफरेंस में जाके 50,000 की फीस देके, वकील को फीस देके, तो वो कहेगा मेरा केस प्रोसीड करे और उसमें भी चांस होगा कि वो केस को विन करता है, लूज करता है, तो वो बेहतर करेगा कि मैं नीचे इसको जैसे भी सेटल करना है सेटल की तरफ चला जाऊं। ऑब्टेनिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, पहले टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट में जो आया था कि आपने ATIR के फैसले के खिलाफ जब रेफरेंस में जाएंगे तो विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रेफरेंस आपने ATIR से सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट को प्रोवाइड करनी है। आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2024 अब ये CIR अपील के फैसले के खिलाफ भी आ गया कि CIR अपील के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं या ATIR के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, विद इन 15 डेज यू हैव टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज।
अब वो सर्टिफाइड कॉपीज हमें तो आज तक ऑर्डर की नहीं 15 दिन में मिली। अब ये सारे केस की सर्टिफाइड कॉपीज कैसे मिलनी है, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बल्कि मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस अपनी फील्ड को भी दें कि लेट से कोई बंदा अगर अप्लाई करता है तो उसमें डायरेक्शन दे दें, टाइम लिमिट दे दें कि विद इन 3 डेज 4 डेज वो हमें पूरी फाइल की सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करें। पेंडेंसी इन ATIR ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि चेयरमैन साहब के भी नॉलेज में, आपके भी नॉलेज में है कि हमारे बेंचेस की तादाद बहुत कम है। मोर देन 70,000 केसेस हमारे ऑलरेडी पेंडिंग थे ATIR में। अराउंड 10,000 केसेस कमिश्नर अपील से ट्रांसफर होकर ATIR में जा रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रेश फाइलिंग होगी डायरेक्टली ATIR में, वो भी डेफिनेटली CIR अपील के बगैर जा रही है, वो पेंडेंसी भी आनी है। तो ये इस एनेक्टमेंट के बाद आपकी ATIR की पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी एक आपके लिए हर्डल बनेगी। इरेशनल अपील फीस, रेफरेंस फी, इस पे हम बात कर चुके हैं। देन है जी, इट इज डिफिकल्ट फॉर हाई कोर्ट टू डिटरमिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इस पे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एडजमेंट, ये भी चेयरमैन साहब से कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें कोई लाइटर नोट पे इंस्ट्रक्शन दे दें कि हर केस में 50,000 की पेनल्टी एडजमेंट पे ना चार्ज किया करें। अब अल्टीमेट बैकलॉग इन हाई कोर्ट, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ट्रिब्यूनल से निकलने या CIR अपील से निकलने के बाद आपकी सारी जो बोटलनेक बनी है वो हाई कोर्ट बनेगी। हाई कोर्ट तो ऑलरेडी आज से 4-5 साल पीछे चल रहा है, तो जब इतने रेफरेंस बढ़ जाएंगे कमिश्नर अपील के ऑर्डर के खिलाफ, आपके ATIR ऑर्डर के खिलाफ, तो वो एक सारा बैकलॉग आप हाई कोर्ट में जमा होना शुरू हो जाएगा। ये थी जी आज की प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको इसमें चीजें क्लियर हुई होगी। फर्स्ट सेगमेंट के अंदर मैंने की एरियाज जिसमें इस बार फंडामेंटल चेंजेस आई हैं इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई किया है। कैपिटल गेन्स के हवाले से चूंकि मेजर चेंजेस ओवरऑल आई है, इस वजह से मैंने एक सेपरेट सेगमेंट में अलग कर दिया है। एंड देन अदर अमेंडमेंट्स और लास्ट पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से मैं ग्लोबल तरीके से जो भी चेंजेस आई है मेजरली उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, इसमें सबसे मेजर चेंज आप सब अवेयर है कि एक्सपोर्टर की टैक्सेशन के हवाले से इस बार मेजर फंडामेंटल चेंज आया है। और चेंज किया है, उसके निटी-गिटी में जाने से पहले चेंज ये है कि जो फाइनल टैक्स रिजीम में एक्सपोर्टर था पिछले 30 सालों से, उसको गवर्नमेंट ने इस बार नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए हैं। और इसके मुताबिक हमेशा एक डिबेट रही है क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बट लकीली आज के फर्स्ट सेशन के अंदर व्हाट आई हैव बीन एबल टू लर्न वो ये कि FTR रिजीम इज नेवर अ गुड थिंग फॉर कीपिंग डॉक्यूमेंटेशन। और आपको अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो FTR रिजीम इज नॉट गुड फॉर एनी सेक्टर। आखिरी मेरे ख्याल से शायद एक्सपोर्टर ही रह गए थे, या इनके अलावा एक आध और सेक्टर छोटा मोटा रह गया है जो कि FTR रिजीम में मौजूद है। तो इन पे प्रेशर लाजमन आना ही था, आज नहीं तो कल इस पे आना था कि इस रिजीम को चेंज होना था। इसकी टाइमिंग के ऊपर डेफिनेट डिबेट हो सकती है कि क्या दिस वाज द राइट ईयर, इसी साल होना था, इसी मैनर में होना था। इस पे वी कैन हैव अ लॉन्ग सेशन, इस पे हर एक का अपना व्यू हो सकता है। बट अगर मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो मैं बीइंग ए स्टूडेंट जो मैं समझ पाया हूँ कि इस चेंज को बड़ा पॉजिटिव समझा जा रहा है। इसमें चेंज ये किया कि एक्सपोर्टर बिफोर दिस अमेंडमेंट 1% अपना टैक्स डिस्चार्ज करता था एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फंड, यानी एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ 1% की इनकी लायबिलिटी थी। इस बार उस 1% फाइनल टैक्स को चेंज करके किया है मिनिमम टैक्स, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अब हर एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट कंप्यूट करेगा और उस प्रॉफिट के ऊपर उसका जो स्लैब वाइज, अगर इंडिविजुअल या AOP है तो अपना स्लैब वाइज रेट के ऊपर टैक्स देगा, और अगर कंपनी है तो अपना 29% टैक्स देगा अपार्ट फ्रॉम सुपर टैक्स, विच इफेक्टिवली मीन्स कि हर एक्सपोर्टर को अपना बुक्स मेंटेन करनी है, प्रॉफिट मेंटेन करना है, और वो जो 1% उनकी विदहोल्डिंग हुई है दैट विल बी अ मिनिमम टैक्स ऑन देयर लायबिलिटी। इन एडिशन टू दैट दे हैव एडेड एडवांस टैक्स एज वेल। तो उसकी इम्प्लीकेशन किस तरह से मैंने एक अर्थमेटिक मैनर में समझाने की कोशिश की है। पहले ये ओवरऑल सिनेरियो है कि हर तरह का एक्सपोर्ट हर तरह के सेगमेंट में अब 1% उनका मिनिमम हो गया है, और एडिशनल 1% एडवांस टैक्स भी हर सेगमेंट के लिए हो गया। EPC के हवाले से एक एम्बिग्युइटी थी कि क्या EPC के लिए भी स्पेशल रिजीम जो माजी में थी वो कंटिन्यू है या अब ये मिनिमम के अंदर आ गई। तो इट्स क्लियर कि मिनिमम के अंदर वो आ गई है। अच्छा, एक जनरल जैसे ये फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज हुई थी और उसके बाद जब एक्ट आने वाला था, मैंने खुद 2-3 मरतबा न्यूज़पेपर में लास्ट वीक के अंदर रीड किया था कि अगर ये टैक्स आ गया इस तरह से जिस तरह से प्रपोज किया जा रहा है
तो एक्सपोर्टर एसोसिएशन पाकिस्तान ने 2-3 मरतबा न्यूज़ में इसको हाईलाइट किया कि हमारी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट के ऊपर इतना टैक्स बर्डन हो जाएगा कि शायद इंडस्ट्री उस तरह से प्रोग्रेस ना कर पाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने तौर पे एक अर्थमेटिक कंप्यूटेशन बनाई है कि ये जो 1% है ये एक्चुअली क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने एज्यूम किया कि मेरी 100 रुपये की अगर सेल है और मेरे 97 रुपीज़ का एक्सपेंस है, यानी सिर्फ 3 रुपये में कमा रहा हूँ, तो वो 3 रुपये के ऊपर 29% यानी 1 रुपी ऑलमोस्ट, तो मेरा ब्रेक इवन हो गया। मिनिमम 1% में जो टैक्स है वो मेरा इफेक्टिव 3% के मार्जिन के ऊपर ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ मैं। इसी तरह से अगर मेरा मार्जिन 6% का है तो मेरा 1% मिनिमम प्लस 1% एडवांस टैक्स वो दोनों एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मेरा समझने का मकसद ये कि अगर कोई एक्सपोर्टर 6-7% के मार्जिन पर अगर काम कर रहा है तो उसका ये टैक्स तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा मार्जिन में तो उसको इंक्रीमेंटल टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी एडिशनल। इसी तरह से अगर नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, चूंकि नॉन कॉर्पोरेट की रेट भी इस बार ज़्यादा कर दी है, 45% कर दिया है EOPs के लिए और नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए, तो उन पे इम्प्लीकेशन और छोटे मार्जिन पे हो जाएगी। उनका जो ब्रेक इवन है, अगर समझा पाऊँ, हम सारे प्रोफेशनल सब जानते हैं ब्रेक इवन का मतलब ये कि जितना मेरा टैक्स कटा है मैं इम्प्यूटेबल कॉन्सेप्ट के अंदर उसको बराबर कर दूँ। तो उस पर अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो 1.82%, यानी मेरा 2% का भी अगर मार्जिन होता है मैं मिनिमम टैक्स को तो बेयर कर लूँगा, इसके ओवर एंड अबव मेरा एडवांस टैक्स भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस अमेंडमेंट को लेकर मेरे ध्यान में मैं इस पर थोड़ा सोच रहा था कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आएगा कि हम सबको भी आएगा कि हमारे पास जो क्लाइंटेल है एक्सपोर्टर का, उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अब तक वो 30 सालों से FTR रिजीम में थे, उनको सिर्फ 1% काटना भी नहीं था, कटता था उनका डायरेक्टली, बैंक काट देता था, उनको कुछ नहीं करना था, सिर्फ रिटर्न फाइल करना था। वो आपको एक रिसीट की डिटेल दे देते थे कि मेरा डिटेल है, आप इस पर रिटर्न फाइल करें, हमारा सिंपल से रिटर्न फाइल हो जाता था। अब उनको तमाम वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर देख रहा होता है। नॉर्मल रिटर्न के पर्सपेक्टिव से जितनी भी एम्बिग्यूटी, जितनी भी कंफ्यूजन, जितनी भी चैलेंजेस होते हैं वो सब इनको बेयर करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इस पर सबसे पहला चैलेंज जो में आता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि कवर होता है 126E के अंदर। उस जोन के अंदर कोई एक्सपोर्टर बैठा हुआ है तो उसमें एक एम्बिग्यूटी थी कि क्या उस पर जो पुरानी एग्जेम्पशन 10 साल की थी आज वो इंटैक्ट है या नहीं है आफ्टर दिस रिजीम चेंज। आई थिंक इंटैक्ट आज भी है क्योंकि उसको नहीं चेंज किया गया है, तो वो एक्सपोर्टर पहले भी एग्जाम्प्ट था, आज भी एग्जाम्प्ट है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मुझे लग रहा है अनफोल्ड होगा वक्त के साथ साथ कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनका, चूंकि अब वो टैक्स कंप्यूट करेंगे, एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, और अगर कोई एक्सपोर्टर इस नौयत का कि उसकी हैवी प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा सबसे बड़ा। अब सवाल ये होता है कि डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कौन सी होगी या टैक्स WTV कौन सी होगी। वो जो आज होती, अगर मैं 5 साल पहले एसेट परचेज किया हुआ था, 5 साल पे ग्रेजुअली अगर डेप्रिशिएट हुआ है तो आज मेरी एज्यूम्ड वैल्यू क्या है, क्या वो वैल्यू लूँगा मैं फॉर डेप्रिसिएशन, या मैं इसको एज्यूम करूँगा कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट आज से स्टार्ट हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि उनकी सारी एक्सपेंस इस तरह के एक्सपेंसेस से ड्रिवन होंगे। इसके बाद जैसा मैंने मेंशन किया कि अब उनको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, असेसमेंट भी करवानी पड़ेगी, इसकी कॉन्सिक्वेंशियल लिटिगेशन कॉस्ट भी आएगी, तो ये सारी चीज़ें दे हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ। फिर आज सुबह एक साहब ने, मैं नाम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अब उनकी जो एक्सपोर्ट्स वैल्यू है उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा कि जो वो वैल्यू एज एन एक्सपोर्टर दिखा रहे हैं 1% के जुमले में, माजी में दिखाते थे, सवाल नहीं होता था, आज वो हो सकता है। तो इट्स अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट। इसी तरह से 147 में जो टैक्स, अगर किसी का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट किसी को मिला हुआ है और वो लेना चाह रहा है 147 की 1% लायबिलिटी के अगेंस्ट भी, तो क्या उसके अगेंस्ट वो ले सकता है? इट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि एम्पावरिंग जो इनेबलिंग प्रोविजन है वो लॉ के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच मे हैव सम, इसके कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लास्ट पॉइंट जो मैंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि रिजीम चेंज है, इससे पहले वो FTR में थे, 30 जून से पहले FTR में थे, 1% के रिसीट पे टैक्स कटना था, आज वो NTR में आ गए, अब उनके अकाउंट्स रेलिवेंट हो गए। तो अकाउंट्स के अंदर अगर रेवेन्यू पहले दिखाया था तो बाद में क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर रिसीट पहले आ गई थी, रेवेन्यू बाद में आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाला ट्रांजिशन का इशू चैलेंजिंग आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो अच्छा फर्स्ट स्लाइड पे इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इससे पहले आप सबकी नॉलेज होगा 1114 सेक्शन 1114 के अंदर FTR के अंदर जो सेक्टर्स थे उनकी अगर इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा अगर इनकम वन करते थे तो दे हैव टू मेंटेन ऑडिटेड अकाउंट्स। इसी तरह से अब जो नई अमेंडमेंट आई है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा कि सेक्शन 92 EOPs के लिए अगर उसका 300 से ज़्यादा मिलियन का रेवेन्यू है दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन अकाउंट्स। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे और प्रॉफिट जो शेयर इनका जो मेंबर होता है EOP का जब वो अपना प्रॉफिट टेक करेगा तो उस पर डबल हिट आएगी टैक्स की। वो एज एन मेंबर भी टैक्स दे रहा होगा EOP के तौर पे भी दे रहा होगा, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स मेंटेन करें। तीसरी चीज़ ये कि इनको भी एक्सपोर्टर को भी अपनी बुक्स को मेंटेन करने के लिए शायद ऑडिट करवाना पड़ जाए, तो इट्स बेटर इस स्टेज पे आप अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप अपने सिनेरियोस को सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करके या फोर्सी करके एस्टिमेट करके ज़रा देख लें कि आपको कहीं एंड में ऑडिट करवाना ना पड़ जाए जस्ट टू मेंटेन मल्टीपल फायरवॉल्स। So next point है टैक्स बर्डन ऑन नॉन कॉर्पोरेट पर्सन। आई थिंक एवरीवन नोज कि इस वक्त जो चेंज किया है इस बजट के अंदर, और जैसे आदिल साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा था, अपनी स्पीच में भी कहा था कि जब तक नॉन फाइनल रहेंगे तो ये बर्डन तो बढ़ता रहेगा। इस साल 35 से 45% कर दिया EOP, और जो सैलरी है उनका भी रेट चेंज नहीं करा बट लेकिन सेगमेंट उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इस तरह से चेंज की है कि उन पर भी बर्डन आया है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लगता है नेगेटिव है, बट इसके अलावा हमारे पास पॉकेट किया है जहाँ से अर्निंग करें या कलेक्शन करें गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से। फिर एक चेंज लाए थे बिल के टाइम पे कि जो तमाम EOPs हैं उसमें 45% कर दिया था, लेकिन लकीली जो प्रोफेशनल फर्म्स जो कि अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू मेंटेन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, दे वर मेंटेनिंग EOP जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑन लॉज, उनको एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई है, उनके लिए 40% का मैक्सिमम रेट दिया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो शायद रह गया गवर्नमेंट से वो ये कि गवर्नमेंट ने अलाइन सारी चीज़ें कर दी, रेट वगैरह सब कर दिया और रिक्वायरमेंट भी डाल दी EOPs के लिए कि आप ऑडिट कराएं अगर आपका 300 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है। लेकिन इसमें एक कबात जो मिस कर रहे हो ये कि जो कंपनी है वो अपना ऑडिट कराने के बाद रिटर्न फाइल करती है 31 दिसंबर पे, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स। जुलाई का जो उनका ईयर है तो 6 महीने बाद जाकर रिटर्न फाइल करती है, उनके बाद 6 महीने होते हैं ऑडिट करवाने के लिए, जबकि EOP के लिए आज भी टाइमलाइन 30 सितंबर ही है। तो अगर वो ऑडिट करवाना चाहेगा भी तो 3 महीनों के अंदर पहले ऑडिट करवाए, फिर रिटर्न प्रिपेयर करें, फिर रिटर्न फाइल करें, जबकि भी ऑल लोग सितंबर के आखिरी हफ्ते में तो FBR के साथ डिस्कशंस कर रहे होते कि रिटर्न फॉर्म को सीधा कर दो। तो ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट सबको आएगा, तमाम EOPs को आएगा जिनका टर्नओवर 300 मिलियन से ज़्यादा है। सरचार्ज के ऊपर एक नया टैक्स इस बार नई चीज़ रहा है, सरचार्ज लेके आए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, नॉलेज में तो आप सबके ही होगा। एक तो ये कि ये नॉन कॉर्पोरेट्स पर आया है, यानी इंडिविजुअल और EOPs पर आया है। सेकेंडली ये है 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी का मतलब सिर्फ वो टैक्स लायबिलिटी जो कि पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, इसमें सुपर टैक्स शामिल नहीं है। इट्स अ वेरी क्लियर पोजीशन कि अगर किसी की लायबिलिटी 150 मिलियन के ज़्यादा की इनकम होने की वजह से सुपर टैक्स की लायबिलिटी भी उसको पे करनी है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बट फॉर सरचार्ज उसका 10% कंप्यूट होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी अदर देन सुपर टैक्स की लायबिलिटी के ऊपर जो कि इसके नॉर्मल के अंदर आएगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली जो मैं सुनने में आ रहा है कि लोगों को एम्बिग्यूटी है इस पर। ये एनालिसिस बनाया है जो कि मेरी प्रेजेंटेशन शायद अगर सर्कुलेट हो जाएगी तो जस्ट फॉर द नॉलेज, इस पर ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं जा रहा है। पावर टू इशू एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इसमें लेटली जैसे कल भी एक ओपनिंग रिमार्क्स में किसी ने तस्करा किया था कि जब ये बिल आया था तो बिल के अंदर ये इन्होंने प्रोपोज जिस तरह से किया था, उन्होंने कहा था कि पावर टोटली खत्म कर दी गई है फॉर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, और अब जब एक्ट आया है तो उसमें रिस्ट्रिक्टिव पावर्स रखी हैं, यानी जिनके NPOs है 100% क्रेडिट्स हैं उनको एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाया करेगी, और जो एडमिसिबल टैक्स कलेक्शन होनी थी उस पर रिस्ट्रिक्शन 80% की। फॉर एग्जांपल मेरा 5% का टैक्स था तो मुझे 4% तक का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1% मुझे फिर भी देना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिसयूज किया जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट 30 जून से पहले मुझे मिल गए 100% के, आज उसका फेट किया है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रिलेट करते थे 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड के लिए, तो क्या वो पुराने वाले एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आज मेरे कोई चैलेंज तो नहीं कर देगा?
अब सेकंड सिनेरियो में आते हैं कि अगर वो चैलेंज करता है और कहता है कि मैं पुराने एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को नहीं मानता, फ्रेश लो, फ्रेश सर्टिफिकेट लो, तो मैं जब फ्रेश सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा और मैंने 100% लायबिलिटी एडवांस में पे की हुई थी फॉर गेटिंग दैट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, तो क्या फिर मुझे फिर से 20% टैक्स जमा कराना है जस्ट टू गेट टैक्स सर्टिफिकेट अंडर द न्यू लॉ? तो ये तो मैं अपनी लायबिलिटी से ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हम सब जानते हैं कि हम जब सर्टिफिकेट लेने का मकसद ही ये होता है हमारे कि हम हैसत से बचना चाहते हैं कि हमें बार बार सर्टिफिकेट लोगों से मंगवाना ना पड़े, या हमें CPR कलेक्ट ना करना पड़े, या हम ट्रेस ना करते पड़े कि हमारा जमा भी हुआ है टैक्स के नहीं हुआ। इन चीज़ों से बचने के लिए हम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं या लेते हैं। अगर मुझे 20% के लिए हैसल करनी ही है तो फिर मेरे लिए फ़ायदा क्या हुआ? और सेकेंडली ज़रूरी नहीं है कि 20% मेरा जो टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट है उसने जमा भी कराया या नहीं कराया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं शायद 140-150% लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूँ जबकि मैं एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई है जिसको अगेन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ मुझे लग रहा है मिस यूज ना हो। अमेंडमेंट बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है कि अगर किसी ने इनकम्प्लीट रिटर्न भरा है तो उस पर 5 लाख की पेनल्टी लगेगी या 10% टैक्स लायबिलिटी का एज अ पेनल एक्शन होगा। कहने में बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जस्ट टू क्रिएट अ डिटरेंस, लेकिन इसकी सर्कमस्टेंसेस जो उन्होंने बताया कि अगर आपने इनकम्प्लीट रिटर्न भरा है, अभी इनकम्प्लीट रिटर्न क्या होता है नो वन नोस। हमारा फॉर्म जो रिटर्न फॉर्म है वो इतना तवील है कि हम तो आखिरी पेज तक पहुंचते भी नहीं शायद। तो कौन सा इसमें लिखा है कि अगर आपने कोई एनेक्जर ब्लैंक छोड़ दिया तो इट मीन्स कि इनकम्प्लीट रिटर्न है। तो अब ये कौन समझाएगा कि इनकम्प्लीट रिटर्न क्या है? तो ये मिसयूज हो सकता है। जितना ये ओपन एंडेड रखी हुई पेनल्टी, किसी किस्म का रिटर्न कोई भी अफसर कह सकता है कि ये आपने कंप्लीट नहीं भरा, ये इनकम्प्लीट है, इस पर आप 5 लाख रुपये पेनल्टी जमा कराएं या 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी जमा कराएं, विच एवर इज हायर। तो दिस इज समथिंग आई थिंक इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए कि व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज अ इनवैलिड रिटर्न। इनवैलिड के ऊपर नहीं, व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज अ इनकम्प्लीट रिटर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर ऑफ डिस्कवरी के ऊपर पुराना झगड़ा है। 2018 में सेक्शन 111 अमेंड हुआ था और उसमें ये लाया गया था कि जब पता लगेगा किसी का कंसीड एसेट के बारे में तो जिस साल में पता लगेगा तो उससे पिछले साल में वो एज एन एडिशन ऐड होगा। अब थोड़ा सा वेग तरीके से आया था कि जिस साल में पता लगेगा। अब ये पता लगेगा क्या होता है, इस पे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि पता लगने का मतलब ये हुआ कि जब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी CRS से, उस साल को कहा जाएगा कि उस साल मुझे पता लगा है, या जिस साल अफसर को पता लगेगा कि यार ये कोई ट्रांजैक्शन भी थी जिससे हमें पता नहीं था, उस साल को कहेंगे कि पता लगा है, या जिस साल में नोटिस आया है उस साल को कहेंगे, या जिस साल में ऑर्डर आया है उस साल को कहेंगे। तो इसमें मल्टीपल सर्कमस्टांसेस सिनेरियोज क्रिएट हुए थे रिसेंटली। तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए लॉ में लिख दिया गया है कि जब भी अफसर को पता लगा हो या जब भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई हो, जिस साल में नोटिस आया है आपको उस साल से 1 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल 2024 में अगर नोटिस आया है आपको तो दैट एडिशन विल बी मेड इन 2023। तो that was a पॉजिटिव करेक्शन, पॉजिटिव अमेंडमेंट, और इसमें एटलीस्ट क्लैरिफाई हो गया जो मुद्दा बिना वजह कंट्रोवर्सी बन रहा था। सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, ये मामला थोड़ा सा है MNC स्पेसिफिक, और इस पे मैं बहुत ब्रीफली ये समझाना चाहूँगा। जब ये बिल में आया था तो बहुत ही एक इफ आई कैन यूज द वर्ड अनरीजनेबल मैनर में इसको ड्राफ्ट किया गया था कि अगर किसी एंटिटी का जो मल्टीनेशनल है और वो रॉयल्टी पे कर रही है अपनी बाहर वाली एंटिटी को, तो उसके 25% सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे राइटली, विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी रीजनिंग, आउटराइटली 25%। अब फॉर एग्जांपल इस चीज़ को और मैं समझाने के लिए बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी एक एंटिटी का 1 रुपये की रॉयल्टी जा रही है और उसके एक्सपेंसेस है 15 बिलियन के, तो 25% 1 रुपये के एवरेज में मारे जाएंगे। तो बहुत ही अनरीजनेबल सी अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी। अब कुछ हद तक इसको नैरो डाउन किया गया है। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन ग्लोबली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ग्लोबली एक टेस्ट कहलाता है जो कहते हैं ब्राइट लाइन टेस्ट, और इसमें US वगैरह को ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। उसमें अफसर को एग्जामिन करना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट आया है कि आपकी जो ब्रांड मार्केटिंग इंटेंजिबल की एक टर्म यूज होती है ग्लोबली, कि उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी लोकल एंटिटी ने खर्चा किया है जो कि आपका ब्रांड डेवलप कर रहा है बार बार के लिए, तो वो एक्सपेंस आपके नहीं बल्कि उसके हैं।
तो उस मैकेनिज्म या उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने डिसअलाउ या एलोकेट करने का कॉन्सेप्ट OECD गाइडलाइंस में भी मौजूद है, इंटरनेशनली मौजूद है। पाकिस्तान में सिर्फ बोरो कर लिए गए, उससे फर्दर गाइडलाइंस की ज़रूरत है। तो दिस इज समथिंग विच नीड टू बी फर्दर एग्जामिन्ड। अभी जिस शक्ल में इन्होंने नैरो डाउन किया कि अब अफसर देखेगा कि वो समझेगा कि आपके एक्सपेंसेस रीजनेबल थे तो इट्स ओके, अनरीजनेबल होंगे तो वो 25% तक काफ़ी कटौती कर सकता है। अगेन ताजिर लोन स्कीम चंद महीनों पहले आई थी और बड़े कहने के बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी और बहुत लो रेट पे इन्होंने स्कीम अनाउंस की थी कि 1200 रुपये, अगर आई थिंक 1200 रुपये अमाउंट था कि 1200 रुपये पर शॉप अगर वो जमा करा देगा अपनी एनुअल लायबिलिटी में तो दैट सफिशिएंट फॉर दैट। और उस स्कीम में कोई पेनल्टी नहीं थी और उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो पेस रहा जो मुझे समझ आया। तो अब उसको पेनलाइज एक्शन उसके इंट्रोड्यूस किया ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जाए। और उसमें अब जिस तरह की पेनल्टीज रखी है इन्होंने कि अगर कोई रजिस्टर नहीं हो तो 7 दिन के लिए शॉप बंद हो जाएगी फर्स्ट डिफॉल्ट में, सेकंड में 21 दिन, फिर उसको शायद इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। तो अब इसमें सवाल पेनल्टी डिफाइन करने का नहीं है, सवाल ये कि कर पाएंगे, मतलब अब तक कोई ऐसा एक्शन हमने होता हुआ देखा है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज येट टू बी एग्जामिन्ड। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए अगेन एक स्कीम लेके आए, बड़ी अच्छी स्कीम उस तरह से कि इसमें जनरली कॉन्सेप्ट लोगों को लग रहा है, इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद ये टैक्स एमनेस्टी है, टैक्स वाइटनिंग स्कीम है। ऐसा नहीं है। जिस तरह मिनिमम टैक्स होता है इसी तरह से मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इन्होंने रिजीम क्रिएट किया कि 3 तरह के सेक्टर, 3 तरह के सेगमेंट्स बना दिए कि कोई अगर बंदा डेवलप कंस्ट्रक्टर है तो उसका 10% ऑफ ग्रॉस रिसिट यानी 100 रुपये की रिसिट है तो 10% विल बी अज्यूम्ड एज अ प्रॉफिट, और अगर डेवलपर है तो 15%, और अगर मिक्स है और दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व है तो 12% विल बी कंसिडर्ड एज देयर इनकम। अब इनकम कंसिडर हो के कोई रिड्यूस रेट नहीं है बल्कि नॉर्मल रेट है। उसकी सिर्फ इनकम कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म दिया गया है कि आपकी इनकम ये मिनिमम इनकम तस्वीर की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, और आपको नॉर्मल टैक्स नॉर्मल रेट भी जमा कराना है। और इसका कैच इन्होंने ये रखा है कि अगर आपके खिलाफ कोई सोर्स एग्जामिनेशन का कोई नोटिस आता है तो यू विल बी कवर्ड टू दैट एक्सटेंट जो आपने लायबिलिटी स्कीम के अंदर जमा कराई है। अगर आपका इससे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है तो आपको फिर ज़्यादा पे जमा कराना है अगर आपको उसका क्रेडिट क्लेम करना है। तो दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप। अब लेट्स सी इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कैपिटल गेन के मुताबिक स्लाइड्स मेरी थोड़ी तफसील है लेकिन मैं थोड़ा सा हाई लेवल बताता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट सिर्फ इस तरह की आई है। पहले होल्डिंग पीरियड की बेसिस पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड ऑन लिस्टेड शेयर्स यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स, उन दोनों के ऊपर होल्डिंग पीरियड वाइज रेट्स थे कि अगर आपने होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रखा हुआ है 5 साल पर रखा हुआ है तो रिड्यूस रेट है, 10 साल पर रखा है तो 0 रेट है, और अगर कम साल के रखा है तो मैक्सिमम रेट है। वो मकसद बड़ा पर्पसफुल लग रहा था कि आप शायद गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखे ताकि टैक्स इंसिडेंस कम रहे। सादिन साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि वो तो कह रहे थे कि शायद टैक्स होना ही नहीं चाहिए ताकि आप फॉरेन रेमिटेंस को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट ने इस वक्त टोटली डिफरेंट कर दिया। उन्होंने कहा फ्लैट रेट है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 मिनट में बेची तो भी 15% और 10 साल बाद बेची तो भी 15%। तो दिस इज अ न्यू स्कीम और इसको बिल्कुल अलाइन कर दिया प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी में भी पहले होल्डिंग पीरियड और कैटेगरी वाइज डिफरेंट रेट्स थे, अब उन सबको सिंपल फ्लैट रेट 15% पे कर दिया है और नॉन फाइनेंस के लिए डेफिनेटली डिफरेंट रेट किया। टेक्निकली देख, अच्छा इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से एक और कैच जो ये है कि आप सबकी नॉलेज में होगा 236K और 236C, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो परचेज और सेल के ऊपर आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करते हैं। जो भी इन्वेस्टर होगा, सेलर होगा या बायर होगा, उससे एडवांस टैक्स लिया जाता है। आई थिंक ये शायद कलेक्शन के लिए मोड तो अच्छा है लेकिन इसको थोड़ा रीजनेबल इस तरह से करना चाहिए कि इस वक्त सिनेरियो ये कि अगर किसी का 0% टैक्स है उससे भी टैक्स लिया जा रहा है, अब वो टैक्स लेके करना क्या है उसका, वो तो इवेंचुअली वो रिटर्न में अपना रिफंड ही क्लेम करेगा। और रिफंड क्लेम करना नहीं होता ना, रिफंड मिलने के में जितनी दुश्वारियाँ होती हैं हम सब जानते हैं। तो आई थिंक इन सारे रेट्स को अलाइन करना चाहिए विद फैक्ट्स कि अगर उसकी लायबिलिटी नहीं है, लॉ में गिवन है कि लायबिलिटी नहीं है, फिर उसको एडवांस टैक्स के जुमले में डालने की जरूरत क्या है, उसको वहाँ से बाहर कर दो ताकि उस पर बिना वजह के टच बर्डन ना हो। लिस्टेड शेयर्स के अंदर टेक्निकली अब 4 कैटेगरीज बन गई है जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने बताया 15% फ्रॉम 1 जुलाई से इफेक्टिव है। अगर किसी की पुरानी एक्विजिशन है
तो उस पर पुराना रेट रहेगा। तो टेक्निकली अब 4 डिफरेंट कैटेगरीज हो गई कि 1 जुलाई 2024 से अलग रेट है, और किसी की अगर 2022 और 24 के दरमियान की परचेजिंग है उसके रेट्स अलग है, 2013 और 22 की परचेजिंग है उसके रेट्स अलग हैं, और 13 से पहले के रेट्स अलग हैं। उसकी वजह बहुत सिंपल यही है कि वक्तन फवक्तन रेट्स चेंज होते रहे हैं, और तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जिन्होंने पुरानी एक्विजिशन रखी हुई है उनको पुराने लॉ और पुराने कानून के हिसाब से ही टैकल किया जाए। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब भी किया। ये जो 70,000 का जो इशू आया है, ये लिस्टिंग प्रॉपर जब ये एक्सेस हुई है कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल डाटा, जो मैनुअल रजिस्टर से वहाँ से डाटा पिक करके तो आगे ले गए, तो 70,000 जो आप कह रहे हैं ये फिगर करेक्ट है। जहाँ तक 2.7 ट्रिलियन जो है ये एफबीआर की एमपीआर में फिगर थी कि कलेक्टेबल अंडर डिस्प्यूट जो है ना, रिकवरेबल कह रहे हैं उन्होंने शो किया हुआ था। ये कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वेट इज कंटेस्टेड। आया कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल के पास कितना पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पेंडिंग है। वैसे वो रिकवरेबल है या नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन अमाउंट्स आर सो हाई कि वो सुप्रीम कोर्ट तक ही कंटेस्ट होंगे, और इवन कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इख्तियार नहीं रखते उस हद तक एक दफा लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का। सो एक कंटेस्टेड लायबिलिटी इन द जुडिशियल सिस्टम, एक्सेस टू जस्टिस उसका राइट है, स्टेज भी उसी के लिए एक मैकेनिज्म रखी गई है इन द फील्ड। जहाँ तक है कि जी हमारा सिस्टम जो है उस लिटिगेशन को एकदम से खत्म कर सके, वो पॉसिबल नहीं नजर आता। जो फिजिकल हालात जो हैं, बेंचेस की एक्सपेंशन का सोचा गया एट द मिनिस्ट्रियल लेवल कि बेंचेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अब आपका जो सवाल नेक्स्ट है कि जी आपके लॉयर वाइज जो पावर ऑफ अटॉर्नी से वहां से लिंक अप किया जाए, जैसे सीसी नंबर जो हाई कोर्ट में जैसे चलता है, वो भी इन प्लेस नहीं है इस वक्त तक। लेकिन वो लाया जा सकता है कि जो आप कह रहे थे कि आपके एक लॉयर के कंट्री वाइड केसेस जो पेंडेंसी है उसको भी सॉर्टिंग मैकेनिज्म जो है ना, बेसिकली डाटा सॉर्टिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। थर्डली यह है कि अभी मूवमेंट ऑफ फाइल्स आर टेकिंग प्लेस बिटवीन द एफपीआर, अस एंड द एडीआरसी। बेसिकली ये जो नया एक्ट आया इसने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, और हर पर्सन उसी टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 है उसको अपने लेंस से देख रहा है। बिकॉज ऑल पिटिशनर्स आप अपने एक लेंस से देख रहे हैं कि ये अपीलें, हमारी अपीलों क्या बनेगा। द अदर साइड ऑफ द सेम इंटरप्रिटेशन इज द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के साथ ही ये लिंक्ड अप है। मसलन व्हाट इज द रिफॉर्म? मेरे इंस्टीट्यूशन के एंगल से देखा जाए तो माय इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड अपील ऑफ अ फोरम ऑफ फर्स्ट अपील, when previously it was a forum of second appeal. The tribunal has been relegated one step below. ये आप लोगों को पता है। Commissioner appeal has come equal to the tribunal. Peculiar limitation का फर्क है, ये भी हो गया। मूवमेंट ऑफ फाइल्स कमिश्नर अपील से होनी है, वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, इसलिए डेडलाइन भी इंक्रीज की गई जो सितंबर कर दी। क्योंकि लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट जो है ये अपनी जगह, फंक्शनैलिटी अपनी जगह होती है, लॉ और उसके मैकेनिज्म जो है अपनी जगह। थर्डली एडीआरसी क्या ने कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ADRC has become a dispute resolution forum under this law. पहले भी एग्जिस्ट करता था 134A, तो न्यू तो नहीं है। But the lawyers community and the business community का ट्रस्ट नहीं था उसके अंदर। Somehow ADRC was not a preferred remedy availed by the taxpayers and the citizens. अब उन्होंने एक SOE, बल्कि उन्होंने ये कहा ट्रिब्यूनल में कोई आएगा उसको फर्स्ट हियरिंग में आपने उसको पावर करवाना है कि आप एडीआरसी अवेल करना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं, देन द ट्रिब्यूनल अज्यूम दिस जुरिडिक्शन। वो ऑप्शन एसओएस के लिए तो ट्रिब्यूनल से आउट कर दिया गया, डेलीगेट।
हमारी अपनी जब कैलकुलेशन हुई है ट्रिब्यूनल की साइड से, हमारा ये ख्याल है कि कमिश्नर अपील का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 मिलियन से नीचे ज्यादा अपील्स होती हैं, 20 मिलियन से ऊपर कम होंगी। पेक्यूलियर लिमिटेशन जो कमिश्नर अपील की अपील है वो काफी दफा वन इशू पे होती है, छोटे अमाउंट जो होते हैं वो जल्दी हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। पहले तो 2 स्टेप्स में जाते थे, देन गो अर्लियर। जहां पे बिगर इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका वन इशू केस होता ही नहीं है, मल्टीपल इशू केसेस होते हैं उसको डिसाइड करते हुए। नेक्स्ट आगे पेक्यूलियर लिमिटेशन आप ठीक है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर लार्जली ट्रिब्यूनल में लैंड करेगा लार्जली। अब रहेगी बात, एक और सवाल था ये इनकी प्रेजेंटेशन के अंदर जो मेरे कोलीग ने जो प्रेफरेंस दी थी कि एडजर्नमेंट कॉस्ट एज डीम फिट का लफ्ज मींस द डिस्क्रिप्शन इज गिवन टू द ट्रिब्यूनल। डीम फिट से मैंडेटरी कर दिया उन्होंने लिमिट कि 50 से आप नीचे नहीं जा सकते। So if the tribunal does impose a penalty, it not will go below 50,000. लेकिन if it does, it can ये कोई जरूरी लगाए किसी केस में। So अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा लगी नहीं है। इस्लामाबाद की हद तक तो आई नो के कोई नहीं लगेगी। ठीक है। बाकी रह गई कि जी जो कहा कि जी sufficient cause क्या हो सकती है? Sufficient cause बहुत से जजमेंट्स जो है, क्योंकि वी आर सिटिंग एज एक्सेस टू जस्टिस के खाते में, ऑडी आटम पार्टम हमारी जिम्मेदारी है। आप ऑडी आटम पार्टम निकाल दें, हम अपीलें बहुत जल्दी फाइल कर देंगे, क्योंकि सिमिलर केसेस आर गोइंग ऑन। वो वकील ही कहेगा जी मुझे सुना नहीं गया तो फैसला कैसे कर दिया आपने। हमारी तरफ से कहते हैं यार ये चीज है, फोर्स ही है, लाइक लिस्टें बनाए, जजमेंट आ चुकी है, सारी फाइल करते हैं, लेकिन इट डजंट हैपन दैट वे। हमारा जुडिशियल सिस्टम अलाउ नहीं करता। दूसरा जो ये कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्री मेडिकल रीजन, इस तरह की जजमेंट्स मेरे ख्याल में तो बहुत ही रेयर कोई आती है। ज्यादातर क्या आती है कि मेरा सीनियर जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मेरे फलाने उस जगह पे हैं। दीज आर द टाइप ऑफ जजमेंट्स वी गेट। एक जूनियर को लॉन्च किया जाता है, आया 90 डेज में अगर फैसला ट्रिब्यूनल ने करना है तो द टैक्स पेयर साइड जो है उसने आना है, तो तभी वो हो सकता है। तो प्रेशर इज नॉट ऑन, जितना ट्रिब्यूनल पे उतना ही आप लोगों की साइड पे वो ज्यादा है टू ब्रिंग थिंग्स अप। अब रहेगी बात के मिस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, जो हाई कोर्ट में आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स तो पहले भी जाते थे, मुझे टैक्स जो है स्वाय इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसके अलावा तो टैक्स के अंदर होंगे फैक्ट पे लॉ लागू होगा। विदाउट फैक्ट्स लॉ लागू हो ही नहीं सकता, स्पेशली इन मनी मैटर्स। लास्ट एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ट्रिब्यूनल एक सर्टिफिकेट दे कि हाई कोर्ट में 15 दिन में वो एक रिकॉर्ड सबमिट करवाना है, रेफरेंस जब कोई जाएगा। ठीक है, इस तरह का अभी तक हमसे मेरे नजर में कोई रिक्वेस्ट तो ऐसा शायद नहीं आई। टीचिंग स्टेज है अभी सारा ये प्रोसेस की। आई थिंक हाई कोर्ट भी अलाइन हो रहा है इसके साथ, जो नया मैकेनिज्म आया है, आवर इंस्टीट्यूशन अलाइनिंग आल्सो विद दैट। अब रिकॉर्ड जो है हमारी नजर में तो शो कॉज नोटिस, 2 ऑर्डर्स, और अगर कोई एफआईआर वाला दूसरे केसेस भी चंद होते हैं, इस तरह के प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल एविडेंस तो उन्हीं के अंदर है। ट्रिब्यूनल की ऑर्डर शीट से क्या निकालेंगे? जब हमारे पास डीसी का ऑर्डर नहीं आया, बेसिकली प्राइम डॉक्यूमेंट तो वो है आई&आई की रिपोर्ट, और उसकी आई&आई की पूरी फाइल आनी आया हाई कोर्ट तक वो जाएगी। सवाल ये है कि व्हाट इज द टैक्स रिकॉर्ड? कुछ कहते हैं वो रिटर्न से शुरू है, कुछ कहते हैं रिटर्न से शुरू नहीं है, दिस इज ओनली रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आया कमिश्नर अपील का रिकॉर्ड जो है, असेसिंग ऑफिसर का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आता, आया वो भी रिकॉर्ड मूव होना चाहिए। सो मैं जो समझाऊं कि हाई कोर्ट
डिवाइस करेगा कुछ टाइम के बाद उसको कि जी व्हाट इज द रिकॉर्ड दे वांट विद द रेफरेंस एप्लीकेशन। अगर तो ट्रिब्यूनल का पूरा रिकॉर्ड है तो वो फिर टेक्स्ट पे वो फोटोकॉपी करवा के और फोल्डर काफी कहते कि पेपर वर्क काफी क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि होपफुल होना चाहिए कि ये जो नया सिस्टम आया है ये लेजिस्लेटिव कह लें कि जो हमारे जुडिशियल फॉरम्स की रिफॉर्म्स हैं उनमें एक स्टेप है। लेट्स होप इट इंप्रूव्स विद टाइम। थैंक यू। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमने एक नर्सरी बनाई है और इस नर्सरी से जो माशाल्लाह पौधे निकले हैं वो हम समझते हैं कि ये हमें अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम एक तो अभी ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ये जो कॉस्ट है 50,000 की, इसको लोग मैं समझता हूँ कि ये कॉस्ट और पेनल्टी में माय लॉर्ड बैठे हैं, पेनल्टी और कॉस्ट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पेनल्टी जो है वो उस लगती है और उसको बताना है कि ये पेनल्टी कहाँ जमा होनी है। जब कोर्ट्स कॉस्ट लगाती हैं, जब कोर्ट कॉस्ट की बात करती है तो कॉस्ट कुछ और चीज होती है। ये कॉस्ट आपने पढ़ी है, आप जाके शौकत खाना में जमा करा दें या आप जो है किसी रिफाई इदारे में जमा करा दें या कहीं जमा करा दें। मैं समझता हूँ मेरा इसमें ख्याल में ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट जब पड़ेगी तो मैं रिक्वेस्ट किया करूंगा कि ये पाकिस्तान टैक्स बार या लाहौर टैक्स बार भी जमा करा ये डिस्क्रिप्शन है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद लोग इतना उसको महसूस नहीं करेंगे चलो ये मेरे वापस बार में ही आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, अभी जो महमूद ने बताया आपको कि अगर आप रिटर्न जो है उसमें कोई शॉर्ट कमिंग रह जाएगी तो उसमें 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें एक और बात भी है, वो है सेक्शन 191A। 191A क्या है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ये है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई स्टेटमेंट आपने फाइल करी, जो कुछ उसमें डिटेल है, अब टाइम नहीं है तो उसको पढ़ा जा सके, उसमें आप प्रोसिक्यूशन होगी और आपको 1 साल सजा भी हो सकती है। और ये नहायत डेंजरस है और खुसूसन उन लोगों के लिए जैसे हमारे मुफस्सल में हमारे दोस्त स्पेशली गुजरांवाला में और सियालकोट में वीडियो कॉलेज में है, ऊपर रिटर्न के ऊपर नाम लिखा जाता है और उसकी इनकम लिखी जाती है, टैक्स लिखा जाता है और रिटर्न फाइल कर दी जाती है। गुजरांवाला ज्यादा चले ठीक है, क्योंकि गुजरांवाले वाले हैं नहीं इसलिए उनके बारे में कहा जाता है। अच्छा एनीवे, अब क्या है, मैं इसको किस अंदाज से देखता हूँ और आप भी इसको इस अंदाज से देखें। सेक्शन 120(3) मौजूद है जिसको भी अमेंड नहीं किया गया और वो सब सेक्शन 3 कहता है कि जहां कोई डेफिशिएंसी होगी, जहां कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट होंगे, जहां कोई रिटर्न प्रॉपर्ली फिल नहीं होगी तो उस पे जो ऑफिसर कंसर्न है वो उसको एक नोटिस इश्यू करेगा और उस नोटिस के बाद जो है वो उसकी रिटर्न इनवैलिड होगी। दैट लॉ इज स्टिल देयर एंड दैट लॉ इज आल्सो वैलिड। अब वो उसकी मौजूदगी में ये जो लॉ आ गया है कि जी आपकी प्रोसिक्यूशन होगी तो आपको 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, मैं समझता हूँ कि ये लॉ ठीक नहीं है। जब तक आपको पहले शोकाज नोटिस नहीं आएगा फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ होगा। एक बात जो हुई वो 30% जो है कोर्ट को है स्टे की बात हाई कोर्ट के पास, तो मैं ये समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट में हम जाते हैं तो हम स्टेट एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो 151 ऑफ सीपीसी फाइल करते हैं। तो हाई कोर्ट के पास स्टे ग्रांट करने की इनहेरेंट पावर है, तो उस इनहेरेंट पार्ट को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इस लॉ के तहत। तो इसलिए अभी भी मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होंगी कि जी वो चाहे तो 100% दे दे, चाहे 30% दे दे। और इस पर हमें जो है रिक्वेस्ट, हमें हमारी जो प्रे होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आपके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, आप उसको एक्सरसाइज करें। इसमें अगले जो 180 डेज की बात जो की, वो 180 डेज बाद जो है उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उसमें ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी मौजूद है कि ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है और डिस्क्रिशनरी है। ये अगर 180 डेज
पूरे भी हो जाते हैं तो फिर भी स्टे जो है वो वैलिड रहता है। मेरे पास जजमेंट्स हैं, अगर आपके दोस्त को चाहेंगे तो वो ले लें। तो मैं ये समझ रहा था कि ये चीज़ें जो है वो अब एक बात सिर्फ रह गई, वो ये है कि क्या ये जो ट्रिब्यूनल के पास जो उन्होंने कहा है कि 90 डेज के अंदर जो है ऑर्डर पास करना है कि ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। मैं समझता हूँ जब उसके साथ ये अटैच कर दिया गया है कि इसको फर्दर एक्सटेंशन के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास जाना है तो ये फिर मैंडेटरी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जरूरी थी। थैंक यू। ओपन फोरम सवालात और जवाबात के लिए रखा गया। दूसरे दिन का अख्ताम इसी तकरीब से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान टेस्ट बार के पैटर्न राना मुनीर हुसैन, अब्दुल कादिर मेमन, साबिक सदर पाकिस्तान टेस्ट बार मोहम्मद नईम शाह, आफ्ताब हुसैन नागरा, मोहसिन नदीम, पाकिस्तान टेस्ट बार के सदर अनवर काशिम मुमताज, जनरल सेक्रेटरी रेहान सिद्दीकी, सीनियर नायब सदूर ज़ाहिद अतीक चौधरी, फारूक मजीद, नायब सदूर ताहिर बशीर मुगल, जॉइंट सेक्रेटरी सईद इरफान हैदर शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान खान, लॉ टेस्ट बार के सदर शहबाज सदीक, नायब सदर उनीब अख्तर अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद जाहिद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन यूसुफ, जॉइंट सेक्रेटरी अहमद रजा, फराज फजल शेख।